वर्ष 1984 दिसंबर का महीना और कड़ाके की सर्दी। तारीख थी 2 दिसंबर। आधी रात को जब लोग गहरी नींद में थे तब किसे पता था कि इनमें से कई अब कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। भोपाल के इतिहास का वो काला दिन जिसे याद कर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप सभी देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आज विश्व की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना के संदर्भ में जाना जाता है। 2 दिसंबर वर्ष 1984 की सर्द रात में अभी पूरा शहर ठीक से सो भी नहीं पाया था कि पुराने भोपाल पर दहशत का कोहरा छा गया। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से उठे विषैली गैसों के गुबार ने शहर के एक बड़े हिस्से पर मौत का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। धर्म, जाति, रंग, आयु, लिंग के भेदभाव से परे सभी जीवधारियों पर गैस के विषाक्त असर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सभी की आंखों में असह्य जलन की शिकायत होने लगी और सभी का दम घुटने लगा। गैस के सीधे संपर्क में आए लोगों ने तुरंत दम तोड़ दिया। किसी की आंखों की रोशनी गायब होने लगी तो किसी को उल्टियों व दस्त का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। दम घुटने के साथ साथ किसी के मुंह से झाग निकलने लगा तो किसी की त्वचा विकृत होने लगी। किसी उपयुक्त चेतावनी व निर्देश के अभाव ने विपदाग्रस्त निरीह जनों को विवेक शून्यता की स्थिति में धकेल दिया। दिशाहीन जनसमूहों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। मृत व मृत्यु से जूझते सगे संबंधियों व परिचितों का दुख बटाने के लिए रुकने का किसी को होश नहीं था और न ही साहस था। सूर्य की पहली दस्तक होने से पहले पहले दसियों हजार लोग भागकर भोपाल के आसपास सीहोर, इटारसी, होशंगाबाद, अब्दुल्लागंज, विदिशा आदि स्थानों पर पहुंच चुके थे और पुराना भोपाल सिर्फ और सिर्फ लाशों का शहर बचा था। चिकित्सा व्यवस्था, लोक प्रशासन व कानून व्यवस्था में बदहवासी ही बदहवासी व्याप्त थी। शाहजहानाबाद, छंदबाद, ग्रीन पार्क, बिरासिया, PNT कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, रामनगर, टीला जलालपुर, जयप्रकाश नगर, इब्राहिम कॉलोनी, शास्त्री नगर, काजी कैंप, गांधीनगर तथा कोमटा की बस्तियों में लाशें हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। शहर के सारे अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी। अकेले हमीदिया अस्पताल में 2:30 बजे रात तक 4000 से ऊपर मरीज पहुंच चुके थे। पुराने भोपाल में जगह जगह सामूहिक चिताएं जलने लगी और सामूहिक कब्रें खुदने लगी। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2 दिसंबर वर्ष 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसने लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम शॉर्ट में MIC या मिक नामक जहरीली गैस भी कहते हैं, उसका रिसाव हुआ जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों के गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो 2 सप्ताह के अंतर ही हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया है कि रिसाव से करीब
5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया है कि रिसाव से करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 लोग तो बुरी तरह प्रभावित हुए और पूरी तरह से अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटना में गिना जाता रहा है। इसीलिए वर्ष 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। सन 1969 में UCIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार कारखानों में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। MIC या मिक गैस को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। 2 और 3 दिसंबर की रात्रि को टैंक संख्या E610 यानी कि E610 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म और दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया। तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। 45 से 60 मिनट के अंतराल में लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इन विषैली गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्वी दिशा में था। संभवतः MIC गैस के उपरांत गैस के बादल में फॉस्फीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी। अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण एवं तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। शुरुआती दौर में CBI तथा CSIR द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। भोपाल के लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैली गैस से सीधे रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंखों में उलझन और घुटन का अनुभव हुआ। 2159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक मृत्यु हो गई। 2011 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि 3928 यानी 3928 की गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव होने वाली मृत्यु की संख्या 3787 बताई गई है। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सालय खोले तथा साथ ही कई नए निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में 70% से ज्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे थे। वे इस रासायनिक आपदा के उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। 1988 में चालू हुए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर ने 8 वर्षों के लिए
जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। त्रासदी के 2 दिन के पश्चात ही सरकार ने राहत का कार्य आरंभ कर दिया। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर 2003 के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार 5,54,895 घायल लोगों को व 15,310 मृत लोगों के परिवार के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया। दुर्घटना के 4 दिन पश्चात 7 दिसंबर वर्ष 1984 को यूसीसी और यूसीआईएल के अध्यक्ष और सीईओ वॉरेन एंडरसन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 6 घंटे बाद उन्हें $2,100 के मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया। भोपाल गैस त्रासदी को अब लगभग 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हादसे के पीड़ितों के इंसाफ की डगर भी लगभग इतनी ही लंबी है। इस हादसे में मृत लोगों के आंकड़ों को लेकर विवाद रहा है। आधिकारिक और वास्तविक मौतों में कई हजार का अंतर है। यही वजह है कि मुआवजे को लेकर यहाँ कई तरह के आंदोलन चले। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। न्यायालय में पेश आंकड़े भी वास्तविक आंकड़ों से बहुत कम हैं। वर्ष 2010 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को मरने वालों और पीड़ितों के आंकड़ों को लेकर आपत्ति जताई थी। अभी तक इस त्रासदी के पीड़ित मुआवजे और इंसाफ को लेकर न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां के लोग। उनके लिए ये इंतजार भी किसी त्रासदी से कम नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और जानकारी और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।